हेलो सर। सर नमस्ते सर। नमस्ते। कैसे हैं सर? बस बढ़िया सर। सर नमस्कार। हाँ नमस्कार सर। सर कैसे सर? कैसे? बहुत अच्छा चल रहा है सर। नमस्ते सर। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लाल्यते च पितृवत् मार्गदर्शिता नमो गुरु सत्तायै श्रद्धा प्रज्ञा युताचया ओम श्री गुरुवे नमः। आपका इस कक्षा में स्वागत है। आज हम लोग एक नए विषय को पढ़ेंगे और फिर धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ेंगे। आज का विषय हमें जो पढ़ना है वो कुंडली में जो 12 भाव होते हैं उसको हम लोग पढ़ेंगे। ये जो 12 हाउसेस कुंडली में बनते हैं वो कैसे बनते हैं, उसका हम लोग यूटिलाइजेशन कैसे करेंगे, कैसे उसका उपयोग करेंगे। सबसे पहले एक कुंडली बनाइए आप लोग। इस कुंडली में देखिए ये जो मैंने पिक्चर बनाई है इसमें 12 भाव, 12 कहाँ से शुरू होते हैं, उसकी काउंटिंग कैसे होती है और उसका यूटिलाइजेशन कैसे करते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण बातें होती है। जैसे आपके 12 राशियां होती हैं, 9 ग्रह होंगे और 27 नक्षत्र होंगे। इनका जो समन्वित स्वरूप व्यक्ति के ऊपर पड़ता है और उससे व्यक्ति के जीवन में कौन कौन सी घटनाएं घटित होंगी उसका अध्ययन ही ज्योतिष के अंदर किया जाता है। उसकी पॉसिबिलिटीज क्या है, कौन कौन सी चीजों में वो व्यक्ति आगे बढ़ेगा, इन सभी का समन्वित रूप ही ज्योतिष के अंदर आता है। तो जिन भी लोगों को वैदिक ज्योतिष के अंतर्गत पढ़ना है तो पहले ये बॉक्स समझ में आना चाहिए। इसी को बोलते हैं जन्म कुंडली। इसमें 12 हाउसेस होते हैं, 12 डिवीजन होते हैं। ये आप बनाने की प्रैक्टिस कर लिया करो कि स्पीड में भी अगर आप बनाना चाहें तो आपकी ये 12 हाउसेस आराम से बन जाए। कारण क्या है कि अगर आपके 12 भाव क्लियर नहीं होंगे तो समस्या खड़ी हो जाएगी। समस्या ये खड़ी हो जाएगी कि आप कुंडली का अध्ययन अच्छे से नहीं कर पाएंगे और कोई भी व्यक्ति तब तक एक अच्छा ज्योतिषी नहीं बन सकता जब तक कि वो 12 भाव पर क्या प्रभाव व्यक्ति के जीवन में आ रहा है उसका अध्ययन ठीक से न करे। तो उसके लिए एक ज्योतिष खिलवाड़ की तरह हो जाएगा, कठिनाई होगी उसको समझने में। तो इन सब भावों को आपको समझना चाहिए कि ये इसका व्यक्ति के जीवन पे क्या प्रभाव पड़ रहा है।
और व्यक्तिगत रूप से ये कैसे किसी व्यक्ति को प्रभावित करेगी। तो जब भी जन्म कुंडली बनती है तो उसमें मुख्य भूमिका में ये जो फर्स्ट हाउस होता है, ये यहाँ पे ये केंद्र में आता है, इसको पहला घर बोलते हैं, फर्स्ट हाउस। तो फर्स्ट हाउस भी बोल सकते हैं। ये असेंडेंट होता है, यही व्यक्ति का लग्न होता है। कभी भी जब भी किसी भी जातक की कुंडली हम लोग पढ़ते हैं तो उस पे जो प्रभाव असेंडेंट पे आ रहा है उसको आपको हमेशा देखना चाहिए कि असेंडेंट क्या है, क्योंकि असेंडेंट ही व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करेगा। कोई भी व्यक्ति जो है तब तक एक अच्छा ज्योतिषी नहीं बन सकता जब तक वो असेंडेंट को अच्छे से पढ़ न ले। असेंडेंट जो होता है वो पहला भाव होता है व्यक्ति का। व्यक्ति का जो पहला भाव होता है वही असेंडेंट होता है, और पहले भाव में जो उसके परिणाम दिखेंगे ये जो फर्स्ट हाउस होता है ये पहला घर हुआ, इसके बाद ये दूसरा घर हुआ, ये तीसरा, ये चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां। कोई भी कुंडली हो, देखिए भाव जो है वो स्थिर होते हैं, ये स्थिर होगा। लग्न बदलेगा, लग्न चेंज होता है। तो कोई भी लग्न की कुंडली बने उसमें भाव जो होंगे ये पहला भाव कहला जाएगा। ये हमेशा दिमाग में रखना है किसी भी लग्न की कुंडली बनती है। अगर हम पूछते हैं पहला घर कौन सा है, तो पहला घर तो यही होगा, इसमें कोई सी भी राशि लिखी हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और पहला घर जो फर्स्ट हाउस होता है वो डिपिक्ट करता है किन्हीं चीजों को। पहले घर से हम क्या समझेंगे? जो फर्स्ट हाउस होता है, कुंडली का जो फर्स्ट हाउस होगा वो किन्हीं चीजों को मनुष्य के बारे में बताएगा। ये जो है ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती बात है। ये पहला घर, पहला हाउस। पहले हाउस से क्या देखते थे? जो प्रथम भाव व्यक्ति का होता है, प्रथम भाव, ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि यही व्यक्ति की उत्पत्ति होती है। जो प्रथम भाव होता है ये किसी भी जातक के शरीर को बताएगा, उस व्यक्ति का शरीर कैसा होगा, उसका प्रारंभिक जीवन कैसा होगा, व्यक्ति का बचपन कैसा होगा। कभी कभी आप अगर किसी व्यक्ति के शरीर के विषय में जानना चाहते हैं, उसके बचपन के विषय में जानते हैं, उसका चाइल्डहुड कैसे बीतेगा, तो फर्स्ट हाउस से पता चलेगा आपको। तो फर्स्ट हाउस व्यक्ति का स्वास्थ्य भी बताएगा, उस व्यक्ति का आचरण कैसा होगा, उसका रंग कैसा होगा, उसका गुण कैसा होगा, उसके अंदर आत्मबल कितना होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कि व्यक्ति के अंदर आत्मबल होगा कि नहीं होगा, उसकी शक्ति कितनी होगी। उसका शारीरिक गठन कैसा होगा। इस फर्स्ट हाउस में जो 3 राशियां काफी बलवान होती हैं, 4 राशियां, मिथुन, तुला, कुंभ और कन्या।
ये 4 राशियां फर्स्ट हाउस में काफी पावरफुल होती है। सो जब भी किसी कुंडली के किसी व्यक्ति के एक शरीर के बारे में आपको जानना हो, उसका बचपन कैसा होगा ये जानना हो, अच्छा बीतेगा कि नहीं बीतेगा, उसे कोई कठिनाई तो नहीं हो रही है, ये सारी चीजें आपको फर्स्ट हाउस का अध्ययन आपने कर लिया तो वो आपको पता चल जाएगा। अब इसमें एक बात और भी समझनी है कि पहले घर का मालिक, ओनर, जिस भाव में जाए, जब भी आप कुंडली का अध्ययन करिए तो पहले लग्न के स्वामी को ही देखिए कि वो किस भाव में जा रहा है। लग्न का स्वामी जिस भाव में जाएगा उससे संबंधित परिणाम उस जातक को जरूर मिलेंगे। अगर लग्न का स्वामी 6, 8, 12 में चला गया तो कहीं ना कहीं आप पाएंगे कि जातक को अपने जीवन में शरीर संबंधी व्याधियों से मुक्ति नहीं मिल पाएगी, या फिर लग्न का स्वामी अगर कमजोर हो जाए तो भी इससे संबंधित, जैसे कह सकते हैं, उसका आत्मबल कम होगा, शरीर का संबल भी कम होगा। साथ ही साथ ऐसा जातक जो है अपने जीवन में कहीं ना कहीं कोई ना कोई कठिनाइयां जरूर पाएगा। लग्नेश का कमजोर होना उसके स्वभाव को भी बताता है कि उस व्यक्ति का स्वभाव जो है अच्छा नहीं रहेगा। लग्नेश अगर कमजोर हो जाए, कारण क्या होता है कि मनुष्य के अंदर की जो भावनाएं होती है, फीलिंग्स जो होती है ना, व्यक्ति की इंटरनल एनर्जी, जैसा उसका आत्मबल होता है उस पे निर्भर करती है। व्यक्ति का आत्मबल बढ़ेगा कैसे? जब ये लग्न मजबूत हो जाए। लग्न का बलवान होना बहुत आवश्यक होता है। एक और समस्या आप सबके समझ में आती है कि हम किसी जातक की क्षमताओं को कैसे वृद्धि कर दें, उसके अंदर की जो इंटरनल एनर्जी उसको बढ़ाएं कैसे। एज एस्ट्रोलॉजर जब भी कोई जातक आपके पास आए तो आप कोशिश करो कि उसके लग्न को बलवान कर दो, क्योंकि जब उसका लग्न बलि में पावर आ जाएगी तो ऐसे जातक का शरीर भी स्वस्थ रहेगा, उसके सोचने समझने की शक्ति भी अच्छी होगी। जब ये दोनों चीजें होंगी तो स्वभाव निश्चित रूप से स्थिर हो जाएगा। तो लग्न को बलवान करना परम आवश्यक है। अब इसके बाद का द्वितीय भाव जो होता है, ये देखिए, ये सेकंड हाउस होता है, ये है सेकंड हाउस। सेकंड हाउस जो होता है इसको द्वितीय भाव कहते हैं। इस भाव के विषय में अगर समझा जाए तो वैसे समझिए कि पहले व्यक्ति का शरीर यहां बना, शरीर के बाद इसे क्या चाहिए? शरीर बोलेगा, तो ये जो दूसरा भाव जो है वाणी का भी कारक होता है, और ये धन भी होता है, ये कुटुंब भी होता है, ये मित्र भी होता है। और मृत्यु का कारण हम लोग पढ़ेंगे, इसमें एक भाव होता है मारक भाव। तो द्वितीय भाव जो होता है वो मारक भी कहा जाता है, यानी द्वितीय भाव जो है व्यक्ति के मृत्यु का कारण भी होगा। व्यक्ति के मृत्यु का कारण कैसे समझा जा सकता है? मृत्यु का कारण, अब देखिए, इसमें एक बात बहुत अच्छे से समझ लेंगे, शरीर की उत्पत्ति होती है, शरीर की मृत्यु होती है, आत्मा की मृत्यु तो होती नहीं। आत्मा तो एक अनंत यात्रा पे चली, एक शरीर से दूसरे शरीर पे बदलती है। पर जो उत्पन्न हुआ है, यहाँ पे देखिए, उत्पन्न हुआ, यहाँ शरीर हुआ, वो धन के पीछे जाएगा तो अपना ही ह्रास तो करेगा, अपनी ही निवृत्ति करता है। तो इस वजह से द्वितीय भाव को मारक भाव भी कहा जाता है। इसकी दशा और अंतरदशा जब भी जातक के जीवन में आएगी तो जातक कहीं ना कहीं कठिनाइयों का सामना करता है। इसलिए हम आपको आगे पढ़ाएंगे, दूसरा और सातवां ये दोनों मारक भाव में आते हैं। धन भाव का स्वामी धनेश की महादशा, अंतरदशा या फिर द्वितीयेश की स्थिति व्यक्ति के जीवन में बहुत कुछ बताएगी। जैसे ये जो द्वितीय भाव होता है धन भाव का भी कारक होता है, पैतृक धन भी होता है इसमें, ये कोष है। अब इस भाव से आप क्या करेंगे? इस भाव से यह जानने का प्रयास करेंगे कि यह व्यक्ति कितना धनवान हो सकता है। ये धन का कारक तो द्वितीय भाव बताएगा। तो इस भाव के स्वामी की स्थिति या फिर इस घर पे किन किन ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, यह उस व्यक्ति के जीवन में धन की उपलब्धता को बताएगी। धन की उपलब्धता एक बात और बताती है, वाणी। अब ये वाणी का कारक होने की वजह से बातचीत भी यही से होगी, तो ये दोनों चीजें आती हैं। मित्र भी इसी में आ जाते हैं, परिवार,
व्यक्ति का जो परिवार होता है वो भी इसी में आ जाता है। तो ये दो जितनी चीजें इस द्वितीय भाव में आती हैं, इन सब चीजों का बलवान होना एक व्यक्ति के लिए बहुत आवश्यक है। उसका अध्ययन आप द्वितीय भाव से करेंगे। फिर ये जो थर्ड हाउस आता है, तृतीय भाव, इसे सामान्य भाषा में पराक्रम कहते हैं। जो चीजें मनुष्य को आसानी से नहीं मिल पाती, उनके लिए जो वो प्रयास करता है वही पराक्रम कहलाता है। एफर्ट विच वी पुट टू गेन समथिंग, दैट इज ओनली नोन एज करेज। कभी कभी आप देखेंगे कि व्यक्ति दिखने में बहुत दुबला पतला होगा, लेकिन उसके अंदर का साहस बहुत ज्यादा होगा। ये साहस आता कहाँ है? ये साहस आता है तीसरे घर से, जिसको हम लोग बोलते हैं तृतीय भाव। इस तृतीय भाव से हम लोग छोटे भाई और बहन, इसमें छोटे भाई बहन, नौकर भी आते हैं, व्यापार भी आता है, उद्यम भी आता है, मेहनत भी आती है, शौर्य भी इसी में आता है, धैर्य भी इसी में आता है। तो जो इसका मेन फंक्शन है, जैसे तृतीय भाव किस बात के लिए जाना जाएगा, तो तृतीय भाव जाना जाता है सिर्फ और सिर्फ पराक्रम। अगर आपसे कोई पूछे कि तृतीय भाव से हम क्या देखते हैं, पराक्रम दे सकते हैं, छोटे भाई बहन। यही दो उत्तर बहुत पूरी तरह से इस भाव के गुणों को व्यक्त करते हैं। मिट क्यों रहा है? तो इसको समझने के लिए जब आप तृतीय भाव को समझ लेंगे तो पूरी तरह आपको पराक्रम, ये तृतीय भाव पराक्रम हुआ, छोटे भाई बहन हो गए। अब तीसरे भाव के बाद अब चतुर्थ भाव आते हैं, ये भी काफी महत्वपूर्ण होता है। जो फोर्थ हाउस होता है, ये मात्र सुख को बताता है। ये व्यक्ति का अपना घर होता है, घर है। तो चतुर्थ भाव से जिस चीजों का हमें विश्लेषण करना है, उसमें व्यक्ति का अपना घर भी आता है कि उसके पास अपना घर होगा कि नहीं होगा। चतुर्थ भाव से जानने का प्रयास करें। अब चतुर्थ भाव के बाद सबसे महत्वपूर्ण भाव है, यह है पंचम भाव। फिफ्थ हाउस व्यक्ति के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पंचम भाव जो है फिफ्थ हाउस, इसमें जो आता है विद्या आती है। व्यक्ति लिखाई पढ़ाई, उसके ज्ञान का स्तर क्या होगा। संतान आती है, उसके बच्चे कैसे होंगे। प्रेम आएगा। इसमें अनायास धन प्राप्ति भी आती है, लॉटरी से धन प्राप्त होगा कि नहीं होगा। व्यक्ति की नम्रता आएगी और धन मिलने के उपाय आएंगे। पर मुख्यतः इस पंचम भाव में तीन बातें आती है, विद्या, संतान और प्रेम। विद्या जो होती है, व्यक्ति के अंदर की वो प्रतिभा होती है जिसके आधार पे वह कुछ सीखना चाहता है। कभी कभी हमारे मन में ये अभिलाषा होती है कि क्या हम कुछ सीख सकते हैं कि नहीं, कुछ नया कर सकते हैं। विद्या के विषय में बताया जाता है, सा विद्या या विमुक्ति। विद्या वो है जो मनुष्य को विमुक्ति प्रदान करे। विमुक्ति क्या होती है? बंधनों से छुड़ा दे। अब आप इसको बहुत अच्छी तरह से समझो तो मनुष्य के जीवन में धन का स्रोत विद्या होती है। अगर उसने विद्या ग्रहण की है, उसके अंदर कोई स्किल है, कोई गुण है, तो उस गुण से वो सर्विस प्रदान करेगा संसार को और बदले में उसके पास धन आएगा। तो ये फिफ्थ हाउस का स्ट्रांग होना बहुत आवश्यक है। महत्वपूर्ण बात इसमें ये समझने की है कि फिफ्थ हाउस जो होता है व्यक्ति की संतान का भी कारक होता है, तो और प्रेम का भी कारक होता है। अब इसमें संतान और प्रेम को समझने का ये है कि देखो, प्रेम का मतलब जो अभी लोगों ने लगा रखा है वो एक यूनिडायरेक्शनल अप्रोच है। प्रेम वह ऊर्जा है जो कार्य में भी काम करती है, व्यवहार में भी काम करती है। और ये प्रेम में इतनी शक्ति होती है कि
ये दो लोगों को एक ऐसे सर्कल में लेके आती है जहां वो दो न होकर के एक हो जाते हैं। तो प्रेम को ऐसे समझो, ये मित्रवत प्रेम भी यही प्रेम है। पर आजकल का जो प्रेम है, जो विपरीत लिंग के प्रति लोगों के अंदर होता है, वो भी पंचम भाव ही है, वो भी फिफ्थ हाउस है। फिफ्थ हाउस का स्ट्रांग होना ये आपको बताएगा कि व्यक्ति के जीवन में प्रेम आएगा कि नहीं आएगा, कब आएगा, कैसे आएगा और कितना आएगा, उसकी संतानें होंगी कि नहीं होंगी और कितनी होंगी। और विद्या, विद्या एक अनंत सीखने की प्रक्रिया भी होती है। वो उसके अंदर ये क्षमताएं उत्पन्न होंगी कि नहीं, कि वो सीख पाएगा कि नहीं सीख पाएगा, वो अपनी प्रगति कर पाता है कि नहीं, वो किन किन विधाओं में महारत प्राप्त करेगा। कुछ कुछ लोगों को आप पाएंगे कि वो सीखने की इतनी क्षमता होती है कि एज ए डॉक्टर दे आर आल्सो स्टडिंग एस्ट्रोलॉजी। उनके पास अगर संगीत है तो वो कलाकार भी अच्छे होते हैं। तो ये जो मल्टीपल फैसेट आता है वो पंचम भाव से ही आता है। जिसका पंचम भाव जितना सक्रिय हुआ वह उतनी ही विधाओं में अपने को पारंगत बना देगा। और ठीक वैसे ही संतान और प्रेम के विषय में अभी एक बात बहुत अच्छी समझनी चाहिए कि इनकी जो परिणति होती है, परिणति इन द सेंस की साउंड टू कमिंग, आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? यस सर। ठीक है, ठीक है। आ रही है, ये सर आ बीच रही में है। थोड़ी डिस्टर्ब हो आ जाती रही है। है। हाँ जी, आ रही है। कोई इंटरनेट, मेरे ख्याल से किसी का नेटवर्क डिस्टर्ब होगा। सो ये जो फिफ्थ हाउस होता है, अब इसमें आप करेंगे क्या, देखिए ये हाउसेस का समझना बहुत मुश्किल, मतलब बहुत मुश्किल होता है। कारण क्या होता है, एक ही हाउस की मल्टीपल प्रॉपर्टीज होती है। अब ये मल्टीपल प्रॉपर्टीज जो होंगी वो ही, जब आप इनको समझ पाएंगे तभी आप किसी को विश्लेषण कर पाएंगे। अब अगर किसी व्यक्ति के शरीर के बारे में आपको समझ रखनी है तो पहले घर को देखिए। फर्स्ट हाउस का जो ओनर होगा, लॉर्ड होगा, वहां की जो राशि, वो उस व्यक्ति के बारे में बहुत कुछ बताएगी। अब अगर वो आप उसके शरीर को संतुष्ट कर लेते हैं तो वो दूसरे भाव में आएगा, वो धन के बारे में पूछेगा। तो सेकेंड हाउस और उस पर जितने एस्पेक्ट होते हैं उनको रीड करिए। फिर थर्ड हाउस में उसका पराक्रम, पराक्रम मीन्स उसके अंदर करेज कितनी है। चतुर्थ भाव उसको बताएगा कि माता का सुख मिलेगा कि नहीं, वो घर में रहेगा कि नहीं, परिवार में रहेगा कि नहीं। फिर पंचम भाव में प्रेम, शिक्षा और संतान आ जाती है। अब देखिए होता क्या है, यहां तक अगर आप चेक करें, स्टार्टिंग फ्रॉम हियर, यहां से एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए। ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जिसको लेकर के उसको परेशान होना। पहला तो वो स्वयं है, दूसरा उसका धन है, तीसरा पराक्रम है, चौथा घर बनवा लिया। अब देखिए बहुत सीक्वेंस में होता है। व्यक्ति पैदा होने के बाद उसे धन की आवश्यकता पड़ी, दूसरे घर में गया, धन करने के लिए उसे परिश्रम करना पड़ा, वो तीसरे घर में चला गया। अब परिश्रम करके उसने धन कमाया तो उसने घर बना लिया, घर बना लिया तो उसको प्रेम हो गया। अब जैसे जिसकी यात्रा इन 5 पड़ावों को पार करती है तो छठे घर में क्या होगा। अब ऐसे तो घर बनेगा नहीं, ईएमआई पे उसको लोन लेना पड़ेगा, तो ये उसका ऋण हो जाता है। उसके घर में पड़ोसी भी हो जाएंगे तो वहां पे उसके शत्रु भी हो जाएंगे, और इतना करने के बाद उसका शरीर बीमार हो जाएगा। तो ऑटोमेटिक कि जो व्यक्ति इतना प्रेशर लेगा वो निश्चित रूप से सिक होगा। तो जो छठा भाव होता है वो व्यक्ति का रोग, ऋण, शत्रु, बाधाएं, और ये नेगेटिव हाउस है। छठवां घर जो होता है दैट इज टोटली नेगेटिव। इसमें एक पॉजिटिव एस्पेक्ट आता है कि ये व्यक्ति की छोटी मोटी नौकरी भी बताता है। कोई अगर आपसे प्रश्न लेके आए कि मुझे नौकरी लगने वाली है, मिली, तो ये छठे हाउस से आपको देखनी है। अब इसका नेगेटिव एस्पेक्ट क्या है, जब भी कोई व्यक्ति जो है, देखिए उसके शत्रु बढ़ेंगे तो क्या होगा, शत्रु बढ़ेंगे तो उसको अपनी ऊर्जा जो है शत्रु को दमन करने में खर्च करनी पड़ेगी। वह बीमार होगा तो उसका धन खर्च होगा। ये जो 6 हाउस होता है यहां से, ये कहीं ना कहीं सेकेंड हाउस को ड्रेन करता है। आपके पास रोग आएंगे तो भी आपके पैसे जाएंगे, ऋण लिया है तो भी पैसे जाएंगे। अब शत्रु के विषय में ये थर्ड हाउस को कंट्रोल करता है।
यहाँ पे पराक्रम लगाना पड़ेगा आपको। अगर शत्रु बढ़ते हैं तो पराक्रम लगाना पड़ेगा। तो 6th हाउस जो है वो एक तरह से टोटली व्यक्ति की ये नकारात्मक है, पर ऐसा नहीं कि इसकी आवश्यकता नहीं, इसकी बहुत आवश्यकता है। अगर छठा घर न हो तो आज के समय में कोई भी व्यक्ति घर नहीं बना सकता। मतलब आप ऐसे समझो कि ये 6th हाउस जो है 4th हाउस को सपोर्ट करता है। और 5th और 6th हाउस, 5वां हाउस प्रेम का है और छठा घर शत्रु का है। देखो, प्रेम जो है मित्रों के बीच में होती है, उन्हीं से टकराव हो के वही शत्रु हो जाते हैं। सपोज कर लो आपका विवाह हुआ तो आपकी पत्नी जो से आपका प्रेम है, अब अगर डिवोर्स होने वाला हो तो क्या होगा, वही पत्नी आपकी शत्रु हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं जो 6th हाउस का प्रोडक्शन है वो 5th में भी हो रहा है। तो कभी भी इस तरह पूर्णतः निष्कर्ष पे नहीं पहुंचना चाहिए कि छठा घर पूर्णतः नेगेटिव है, ये स्वयं में उत्पन्न हुआ। सो ये स्वयं में नेगेटिव बिल्कुल नहीं है, इसका अस्तित्व बहुत आवश्यक है। 3 हाउसेस हैं, 6, 8 और 12, ये हमेशा याद कर लीजिए। इन हाउसेस की काउंटिंग जो होती है वो बैड हाउसेस में कर दी जाती है, पर ये हाउस मनुष्य को उतना दे जाते हैं जितना बाकी के घर नहीं दे सकते। कारण क्या है, ये दुख स्थान होते हैं। तो कोई भी व्यक्ति जो है सुख से उतना नहीं सीख पाता जितना दुख से सीखता है। अभी आपको एक थप्पड़ मार करके कुछ पूछा जाए कि बताइए पहले घर का में कौन सी राशि होती है या फिर पहला घर का क्या फंक्शन है, तो आपको मन हो सकता है कि नहीं याद हो, लेकिन वो आपको हमेशा याद हो जाएगा। क्योंकि जो जीवन की घटनाएं हमें दुख सिखा के जाते हैं वो हम सुख में बिल्कुल नहीं सीख पाते। और ये पूरा जीवन ही लर्निंग और अर्निंग में डिवाइडेड है। कुछ पार्ट में जिसको आप दुख कहते हैं वो लर्निंग होता है और जिसको सुख कहते हैं वो अर्निंग होता है। तो इन दोनों में इस छठे घर को नेगेटिव हाउस में काउंट करते हैं, 6, 8, 12 में। फिर भी पूर्णतः छठा घर जो होता है वो बैड हाउसेस में नहीं आता, क्योंकि इसके बिना जो है हम जन्म कुंडली नहीं बना सकते। इसको हमेशा याद रखिएगा। अगर 6th हाउस ना हो, अगर हमारे पास शत्रु ना हो तो हमें 5th हाउस की वैल्यू नहीं पता चलेगी। अगर हमारे 6th हाउस में ऋण ना हो तो हमें 2nd हाउस जो धन का हाउस है ना उसकी भी वैल्यू नहीं पता चलेगी। मनुष्य जो है ऋण लेने के बाद कर्म में भी निरत हो जाता है, तो 10वां घर भी हमारा एक्टिव हो जाता है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है छठा घर। इस घर का बलवान होना, 6th हाउस अगर बहुत पावरफुल हो गया होगा क्या, देखिए छठे घर में कुछ प्लैनेट्स जब जाते हैं तो बहुत अच्छा परिणाम देते हैं, शत्रुहंता योग बना देते हैं। और छठे का जो ओनर कहीं भी जाए तो उसके हाउसेस को रिजल्ट को बिगाड़ देता है। ये दोनों चीजें लगी रहती हैं। बट आप कभी भी अपने जीवन में कठिनाइयों को शत्रु मानने का बिल्कुल प्रयास मत करिएगा। कहिएगा कि वो तो हमारी मित्र हैं, उन्हीं की वजह से आज हम अपने जीवन में आगे बढ़े हैं। जितने भी आज के युग में आप पाएंगे कि आगे बढ़ने वाले व्यक्ति हैं, उन्होंने कठिनाइयों को पार किया तब जाकर के आप आगे बढ़े। आपकी कुंडली का आधा विश्लेषण मैंने कर दिया। अब आधी यात्रा जो है, देखिए छठे में ऋण, बीमार हो गए, ऋण हो गया, शत्रु हो गया। और जो सप्तम भाव उत्पन्न होता है ये विवाह का भाव होता है, ये पार्टनर का भाव है। साथ ही साथ ये भोग विलास भी हो जाता है। और इससे जो है स्त्री का रूप रंग, ये भी आप जान सकते हो कि किसी व्यक्ति का विवाह होगा तो स्त्री का रूप रंग क्या होगा। अब ये अगर पुरुष की कुंडली हो तो स्त्री का रूप रंग होगा। दैनिक रोजगार भी इससे आता है। सप्तम भाव जो है, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया था, ये 2nd एंड 7th हाउस, ये मारक भाव में गिनती हो जाती है। अब ये भी बड़ा आश्चर्य का विषय है, सप्तम का हाउस का जो ओनर होता है वो मारक कैसे हुआ। आप कभी कभी देखना कि मनुष्य जब
भोग विलास में लिप्त हो जाएगा या आसक्त में लिप्त हो जाता है, तो वो जो है अपने जीवन में कठिनाइयों को निमंत्रित करता है। एक और सूत्र है महर्षि पराशर का, वो हमेशा याद रखिए कि किसी भी हाउस का 12वां 12th टू एनी हाउस, वो उसको अपोज करेगा। इसमें कुछ एक्सेप्शन है जो हम आपको बता देंगे। किसी भी हाउस का 12वां अगर आप चेक करोगे तो उसको अपोज करता है। अब किसी भी हाउस का 12वां का फॉर्मूला लगेगा, जैसे ही देखिए यहाँ पे ये 6 हाउस है, इसको काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो इसका जो 12th होगा 6 का 12th क्या होगा, वो 5 होगा। अब किसी के बीच व्यक्ति के जीवन में अगर आप चार्ट रीड कर रहे हो, इसका यूटिलाइजेशन बाद में हम बताएंगे। अब आपको जानना है कि उसके रोग और ऋण शत्रु कब कम बीमार है, तो छठा एक्टिवेट हुआ। अच्छा कब होगा, जब उसका 5th हाउस एक्टिवेट हो जाएगा, उसका सोल्यूशन होता है। वैसे ही सप्तम भाव जो होता है विवाह का हो गया, व्यक्ति की पार्टनरशिप हो गई, और छठा भाव जो होता है उस पार्टनरशिप को तोड़ेगा। तो जब कभी हम कुंडली में ये पाते हैं कि छठा बहुत स्ट्रांग है और 7वां उससे कमजोर हो गया, तो होगा क्या, ऐसे व्यक्ति के जीवन में विवाह विच्छेद की संभावनाएं बढ़ जाती है। अब कोई जातक आपके पास आता है, आपने उसकी कुंडली को रीड किया, हम बताएंगे आपको कैसे रीड करना है, और आपने ये पाया कि उस व्यक्ति का जो 7th हाउस है वो तो बहुत स्ट्रांग है और छठा कमजोर है, तब आप उसे फ्रैंकली बता सकते हो कि देखो लड़ाई झगड़ा मत करो, प्रेम से रहो, तुम्हारा विवाह विच्छेद नहीं होगा। क्योंकि कभी कभी होता है कि दो में से एक प्रयास करता है कि हमारा विवाह चले और एक सोचता है कि टूट जाए। आजकल की ये कॉमन समस्या हो गई है। तो अब अगर आपने एक को समझा दिया कि वो कुछ भी करेगा टूटेगा नहीं, तो शांति से पड़े रहना, तो कुछ दिन में उनके बीच जो है प्रेम का संबंध बन जाता है। 7वां भाव विवाह पार्टनरशिप का होता है। अष्टम भाव ये जिसको मैंने आपको बताया था, ये आयु है, व्यक्ति की उम्र है, मृत्यु भी यही है। ये पुरातत्व प्रेम है, जो गहन रिसर्च की जाती है, शोध किया जाता है, वो भी अष्टम में आता है। समुद्र की यात्रा है, विदेश का निवास है, गुण युक्तियां हैं, तंत्र विद्या भी अष्टम है। जिस ज्योतिष का आप लोग अध्ययन कर रहे हो, इसके लिए अष्टम का बलवान होना परम आवश्यक है। हर व्यक्ति ज्योतिषी नहीं बन सकता, इसके पीछे भी अष्टम है। आप अपनी कुंडली में अष्टम की भूमिका को देखिए। अगर आपकी कुंडली का अष्टम बलवान है तो आप एक अच्छे ज्योतिषी बन सकते हैं। कोई कारण नहीं है कि आपको कोई ज्योतिषी बनने से रोक सके। तो अष्टम का बलवान होना बहुत आवश्यक है। साथ ही साथ अष्टम अगर बलवान है तो आप मंत्र विद्या में बहुत पारंगत हो जाओगे, आपकी संकल्प शक्ति बहुत अच्छी हो जाएगी, आपका ध्यान बहुत एकाग्र हो जाएगा और आपके मन में जो व्यथा है, पीड़ा है, वो कम हो जाएगी। आप दूसरों की पीड़ाएं दूर करने हो। अष्टम का जो बलवान व्यक्ति होता है ना, वो दूसरे के कष्ट को दूर करता है। अष्टम स्वयं कष्ट है, लेकिन जो स्वयं कष्ट को भोग लेता है वही दूसरे के कष्ट को सोख लेता है। जैसे होता नहीं है कि आपके पास कोई स्पॉन्ज हो, उसको पानी पे डालेंगे तो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। अष्टम एब्जॉर्प्शन का काम करता है। जिसका अष्टम बलवान है, व्यक्ति मुसीबत में आया है तो अपने दुखों से बहुत कुछ सीखेगा, और जो अपने दुखों से सीखता है वही दूसरे के दुख को दूर कर लेता है। तो आप अपने अष्टम की स्थिति को देखिए कैसी है आपकी। अष्टम जो है व्यक्ति के जीवन में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये व्यक्ति की का जेंडर भी है, योनि भी है। अष्टम अगर किसका बहुत एक्टिवेट हुआ, ये अष्टम का एक्टिवेशन व्यक्ति को जो है फिजिकल रिलेशंस की तरफ ले जाता है। कभी क्या हम लोगों के पास बहुत सारे प्रश्न आते हैं इस तरह के, तो उसमें अष्टम की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। जो आजकल लिविंग इन रिलेशनशिप फैला हुआ है, इन सभी जातकों का अगर आप अष्टम चेक करेंगे तो पाएंगे कि बहुत एक्टिवेटेड, मीन्स द मैन इज ड्रॉन टुवर्ड दैट ओनली। जो मनुष्य है उसकी वृत्ति जो है वो अष्टम की तरफ जा रही है, वो वही सोच रहा है,
वो उससे ऊपर सोच ही नहीं सकता रिलेशन की। आज का जो लिविंग इन रिलेशनशिप है वो अष्टम का एक्टिवेशन है। अष्टम को आप देख करके बता सकते हो कि व्यक्ति कब लिविंग रिलेशनशिप में जाएगा। बहुत सारे आते हैं लोगों के पास प्रश्न, तो ये अष्टम की भूमिका होती है। व्यक्ति का ससुराल भी अष्टम है। आपका ससुराल कैसा होगा, जहां पे आपकी शादी होगी, वो भी अष्टम ही बताएगा। अष्टम की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। गिनते तो है नेगेटिव में, पर अष्टम पॉजिटिव भी होता है। ये जो जितने रिसर्चर होते हैं, जो शोध करते हैं, उनका अष्टम बलवान हो जाता है। वो शोध कर लेते हैं, गहन अध्ययन कर लेते हैं। समुद्र की यात्रा भी अष्टम है। सो अष्टम का अध्ययन करिए जितना। देखिए कभी कभी होते ना, ज्योतिषी कैसे बनते हैं, अष्टम का बलवान ज्योतिषी बनाता है। अष्टम का बलवान का मतलब वो व्यक्ति गहन शोध कर सकता है। कौन सा ग्रह कहाँ बैठा है, किसको देख रहा है, कितने डिग्री का है, उसकी पावर क्या है, उससे मिलेगा। ये सीक्वेंस में सोचना है आपको। तो ये सीक्वेंस में कैसे सोचेंगे, जब तक आपका अष्टम बलवान नहीं होगा आप सीक्वेंस में नहीं सोच सकते। क्यों? क्योंकि हमें वी हैव टू यूज लॉजिक। हमारे पास कोई ना कोई तर्क होना चाहिए, और तर्क जो है अष्टम ही बलवान बनाता है। ये व्यक्ति की आयु भी है, व्यक्ति की मृत्यु भी है। मृत्यु स्थान होने के कारण ही अष्टम को ऐसे भाव से देखते हैं कि ये तो बड़ा मुश्किल काम है, जबकि ये बहुत आवश्यक है। अगर व्यक्ति के जीवन में मृत्यु ना हो। गुरुजी इसे मारक भाव इसे ही बोल लेंगे, जो मतलब मारक भाव होता है अष्टम को ही? नहीं, अष्टम मारता नहीं है, अष्टम मर जाता है। जो अच्छा। मारक भाव होते हैं मारते हैं। सप्तम मारक भाव। हाँ, अष्टम मारेगा नहीं, सप्तम वो है कि नहीं? मर ही जाएगा, समझ लो। अब सपोज कर लो आपको गहन सोचना, तो आपका अस्तित्व तो रहा नहीं, लेकिन उसके बाद आपके पास उपलब्धि आ जाएगी। अष्टम उपलब्धि है व्यक्ति की। अष्टम बिल्कुल उसी तरह है कि समुद्र में गोता लगाया, वहां से मोती पा गए। तो जितने समय तक समुद्र में आप गोते लगाओगे उतने समय तक आपका अस्तित्व नहीं रहेगा। वही है अष्टम। व्यक्ति की मृत्यु है, ये मारक भाव नहीं है। मारक भाव दूसरा है, सप्तम है। सो होता क्या है, अष्टम, अष्टम को अगर आप समझ जाएं तो हर व्यक्ति के जीवन को आप समझ जाएं कि आखिर वो जीवन में करेगा क्या। क्योंकि सप्तम तक आते आते तो उसकी आधी यात्रा पूरी हो जाती है। अब आधी के बाद की यात्रा जब देखेंगे तो आधी को प्रभावित करती है। कोई भी व्यक्ति जितना गहन चिंतन करेगा, सोचेगा, उतना ही सही निर्णय लेगा। और हमारा जीवन निर्णय पे ही निर्भर करता है, क्योंकि हम अपने जीवन को अनंत दिशा नहीं दे सकते। एक तो दिशा देनी पड़ेगी, वो दिशा भी अष्टम ही देता है। कोई भी व्यक्ति कोई भी कार्य कर रहा हो, वो बिना सोचे करता ही नहीं है। अगर थोड़ा सोच के करेगा तो बाद में पछताता है। वो 10 कार्य करेगा तो बिल्कुल सफलता नहीं मिलेगी। सफलता का मार्ग तो एक कार्य से मिलता है। चाहे आप बुद्ध के मार्ग पे चले जाओ, चाहे युद्ध के मार्ग पर, एक तो डिसाइड करना पड़ेगा कि हमको यही मार्ग लेना है। अब हम कुछ देर तक बुद्ध पे गए, कुछ देर पर ओशो पे गए, कुछ देर तो आप किसी मार्ग पे नहीं चल सकते, क्योंकि आप तो कहीं गए नहीं, आप तो एक सर्किट में घूम रहे हो। तो अष्टम का को पूरी तरह से देखिएगा। किसी भी कुंडली में वो भले से द्वितीय भाव को दिखाने आए, पर उसका अष्टम जरूर चेक करिए। अपने से प्रयास करके चेक करिए। वो अष्टम के बारे में पूछेगा ही नहीं, वो तो सिर्फ सेकंड हाउस के बारे में पूछता है। धन के बारे में थोड़ा आगे पहुंचेगा तो अपने घर के बारे में पूछ लेगा, थोड़ा आगे पहुंचेगा तो फिफ्थ हाउस के बारे में पूछ लेगा कि मेरे पास प्रेम आएगा कि नहीं, फिर मेरा ऋण कम होगा कि नहीं होगा। वो अष्टम में जाना ही नहीं चाहता। तो अष्टम में आप जाइए, हर कुंडली का अष्टम चेक जरूर करिए, भाई इसकी स्थिति क्या कर रही है। जो अष्टम की स्थिति बता रही है वो व्यक्ति को बताइए कि देखो आपकी स्थिति यही है, आप सरफेस पे चलते हो, ज्यादा सोचते नहीं हो अपने जीवन में, तो जीवन में कठिनाई आपके सामने आ ही जाएगी। हमारी मीटिंग जो है 1 मिनट और चलेगी, उसके बाद समाप्त होगी, आप लोग तुरंत फिर जुड़ जाइएगा, क्योंकि इसके बाद का भाव बहुत मूल्यवान है। वो बहुत आवश्यक है हर व्यक्ति के जीवन में, क्योंकि वो पीछे से आता है। यहाँ तक की यात्रा में शरीर बना, सब कुछ तो पीछे से आ रहा है, उसका कैलकुलेशन बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। ये तो बहुत सारे ऋषि थे जिन्होंने इतना आसान बना दिया कि हम मनुष्य के कई जन्मों को बैठ करके पढ़ें, आगे का जन्म कैसा होगा, पीछे का जन्म कहाँ होगा, आगे कहाँ जाएगा, और बीच में बैठ के जो ज्योतिषी हम उसको ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं। वी आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड। ज्योतिषी जो होता है ना, ईश्वर का रिप्रेजेंटेटिव होता है, जो प्रयास करता है कि मनुष्य के जीवन में ईश्वर का प्रकाश आ जाए। तो ये काफी कठिन कार्य है, इससे दुरूह कार्य कोई हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि जितनी भी विद्याएं हो सब ज्योतिष विद्या के अंदर ही चली आएंगी, आपके पास सारे आ जाएंगे जितने भी स्किल्ड पर्सन हैं।